तो चैप्टर हमारा सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फॉय। अब फ्रेंड का मतलब क्या होता है, हमारे कुछ दुश्मन है या दोस्त है। फ्रेंड का मतलब हमारे दोस्त हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंडली क्या रोल प्ले करते हैं जो हमारे फ़ायदे में है। और फो का मतलब क्या है, बेसिकली जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत जो छोटे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से वो विजिबल है ही नहीं। उनको आप कैसे देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। मतलब ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं है वो, लेकिन आप उनको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। दोज ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको कैसे देख सकते हैं, कुछ को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो, लेकिन कुछ के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं, ये हमारे लिए फ्रेंड भी और फो भी है ना। ये हमारे लिए फ्रेंडली भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है और समझेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली पहले तो आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में आपको फिर वायरसेस के बारे में भी बताया गया है। फिर उसके बारे में बताया गया है कि इनका फ्रेंडली यूज़ बताया गया है, जैसे कर्ड बनाने में और क्या बनाने में, वैक्सीन बनाने में इनका यूज़ है, और सॉइल ट्रीटमेंट में इनका यूज़ है, अल्कोहल बनाने में इनका यूज़ है। इसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी इनका यूज़ है, ठीक है, कमर्शियल यूज़ भी है। फिर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बताएंगे। डिसीज़ भी बहुत सारे होते हैं, स्मॉल पॉक्स होता है, पोलियो होता है, बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसके बारे में बताया था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ध्यान से समझना ये चैप्टर, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स, तो आपने प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, वी नॉर्मली कैन नॉट सी। प्लांट्स और एनिमल्स तो हमको दिख जाते हैं आसपास, है ना, वी इजीली सी देम। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम इजीली वी कांट सी, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, जिनको हम नहीं देख सकते, इनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ, कैसे देखेंगे हम इनको? माइक्रोस्कोप से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स का सेम है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, जैसे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, जैसे ब्रेड के ऊपर आप ब्रेड, अगर मान लो मॉइस्ट ब्रेड है, तो मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर क्या होता है, फंगस लगने लगता है। ब्राउन कलर के पेचेस देखे होंगे या ग्रे कलर के पेचेस देखे होंगे, और उसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो क्या होता है, वहाँ पे आपको राउंड कलर के ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो वो भी चीज़ होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन, बारिश के मौसम में क्या होता है, मॉइस्ट ब्रेड, यानी जो ब्रेड होती है अगर वो थोड़ी सी गीली हो जाए तो उस पर क्या होता है, फंगस लग जाता है ना, फफूंदी लग जाती है, उसको हम कहते हैं, स्पॉइल्ड हो जाता है। इट्स सरफेस कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पेचेस, उसका जो सरफेस है ग्रे कलर का वाइट पेचेस से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये ब्रेड खराब हो गया। असल में वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस ब्रेड के ऊपर क्या होता है, अटैक हो जाता है। हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली उनको जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ना, वहाँ पे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक ब्रेड ला के रखें और वो मॉइस्ट हो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, उस पर भी वाइट पेचेस, ग्रे कलर के पेचेस आ जाएंगे। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको ब्लैक राउंड कलर के पैचेस दिखाई देंगे। समझ आ रही है बात? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी कहते हैं इनको। थोड़ी सी मिट्टी लो, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आपकी फोन की स्क्रीन पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज ऑब्जर्वेशन दैट जो वाटर है, सॉइल है, वाटर हो या सॉइल है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फुल ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, सबको हम माइक्रोब्स नहीं कह सकते, अब उनको भी कैटेगराइज किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ गए, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, ये सही नहीं है। उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब कैटेगराइज 4 तरीके से करते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। मतलब 4 टाइप में हमने उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसके बारे में समझेंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में, नॉर्मल आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते अनएडेड आई से, ठीक है। आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन,
विद द अनएडेड आई, नॉर्मल आंखों से आपको नहीं देखेंगे। आपको फ़ोन पे लगेगा कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपके हाथों पे भी है। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, फंगस जो है वो ब्रेड पे ग्रो होता है, ठीक है, उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, ठीक है, जो फंगस है जो ब्रेड पे ग्रो हो रहा है उसको आप किससे देख सकते हो, तो हर किसी को नहीं देख सकते, लेकिन है ना। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन फंगस को तो देख लिया जो ब्रेड पे ग्रो हुआ, लेकिन बाकी इसको आप नहीं देख सकते, है ना। अदर को आप किससे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड, इसी वजह से इनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से विजिबल होंगे आपको, है ना, नॉर्मल अनएडेड आई से आपको ये नहीं दिखेंगे। आ रही है बात समझ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स क्या हो या फिर, इनको 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनको 4 हिस्सों में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। 11th क्लास में जब हम बायो पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 8th क्लास में जो साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें 4 तरीके से क्या करना है, कैटेगराइज करना है। नाम याद रखना, पेपर में आ जाता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। याद रहेगा क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। अब इनके बारे में ध्यान रखना है, 4 तरीके से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। मतलब है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनको 4 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो वायरसेस के बारे में बात करते हैं। वायरस जैसे कोरोना वायरस आया, पोलियो का भी वायरस होता है, कफ का भी एक वायरस होता है, ठीक है। बहुत सारी जो डिसीज है वो वायरस की वजह से होती है। अब वायरस भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन वायरस जो एक्ट करता है ना, वो एक्ट करता है जैसे जिस किसी की बॉडी में आ जाएगा ना, उस बॉडी में आके एक्टिव होगा, ऐसे वो एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन किसी एनिमल या प्लांट या ह्यूमन की बॉडी में अगर वो चला गया तो वो एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं है। तो वायरसेस के बारे में बात कर रहे हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट है, लेकिन आते उसी की कैटेगरी में अलग से। हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में समझो, जिस भी बॉडी में वायरस गया, जिस भी बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, जिसकी बॉडी में ये गया उस बॉडी को कहेंगे होस्ट। जैसे हमारे घर में मेहमान आता है तो हम क्या है, होस्ट है, सही बात है। तो जो वायरस जिसकी बॉडी में जाता है होस्ट कहलाता है, और उसी की बॉडी में, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को ग्रो करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है। विच में बी अ बैक्टीरियम, अ प्लांट और एनिमल। और वो होस्ट कौन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। वायरस जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को अफेक्ट करे, वो प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं, वो एनिमल को भी अफेक्ट करते हैं। जिसकी बॉडी में गए उसकी बॉडी में अपने आप को नंबर ग्रो करने लगेंगे, यानी रिप्रोड्यूस करने लगेंगे और वहाँ पे अफेक्ट करेंगे जाके। सम ऑफ द वायरस आर, जैसे कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह होता है ना, कफ वगैरह, जो कफ वगैरह होती है या फ्लू होता है, कोल्ड होता है, ये सब किसकी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ये सब, वायरस। याद रहेगा, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये वायरस की वजह से होने वाला है। सीरियस डिसीज, कुछ सीरियस डिसीजेज भी हैं, जैसे कोल्ड वगैरह तो नॉर्मल है, ठीक हो जाता है जल्दी, लेकिन जो सीरियस डिसीज है जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये किसकी वजह से होता है, ये भी वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन ये नॉर्मल डिसीज तो नहीं है, ये क्या है, सीरियस डिसीज है। डिसीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया। अब देखो वायरसेस के बारे में समझ आ गया। वायरस वैसे इनएक्टिव रहता है, लेकिन जिसकी बॉडी में गया वो होस्ट, और उस बॉडी में जाने के बाद अपने नंबर्स को ग्रो करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है, उसकी बॉडी को अफेक्ट करता है। कुछ नॉर्मल वायरस होते हैं जो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ करते हैं, लेकिन कुछ सीरियस डिसीज भी कोज करते हैं वायरसेस, जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो वगैरह, ठीक है। समझ आ रही है बात। आगे देखते हैं। डिसीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और टाइफाइड, अब ये प्रोटोजोआ क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। जैसे मलेरिया आपको तो पता है, फीमेल मॉस्क्यूटो होता है, उसकी वजह से होता है। क्या नाम है उसका, नाम पता है आपको? चलो इस चैप्टर में आगे उसके बारे में बात होगी, बताऊंगा अभी मैं। अभी ये समझो, जो प्रोटोजोआ की वजह से जो डिसीज़ है वो मलेरिया है, और इसी तरीके से बैक्टीरियल डिसीज़ भी है। बैक्टीरियल डिसीज़ का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नाम से समझ आ रहा है, बैक्टीरियल डिसीज मीन्स बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, जैसे टाइफाइड,
टाइफाइड बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, अगर उसका टाइम पे इलाज ना किया जाए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो डेडली भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये भी बहुत ज़्यादा खराब डिसीज़ है। तो ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, याद रहेगा। प्रोटोजोआ की वजह से डायसेंट्री मलेरिया हो गया, वायरसेस की वजह से हो गया पोलियो, चिकन पॉक्स और कफ कोल्ड वगैरह। अब देखो यहाँ पे दे रखा है ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये एल्गे दे रखा है, प्रोटोजोआ है ये, यहाँ पे ब्रेड के ऊपर बता रखा है पेनिसिलियम, फंगी वगैरह। अब ये है वायरस है, कोरोना वायरस का आपने स्ट्रक्चर देख ही रखा होगा, कोरोना वायरस में बहुत इसी तरीके से और भी वायरसेस का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, ये रहते क्या है? जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहो या माइक्रोब्स कहो, बात सेम है, लेकिन ये जो माइक्रोब्स है वो कहाँ रहते हैं? तो माइक्रोब्स जो है वो सिंगल सेल हो सकते हैं। सिंगल सेल और मल्टी सेल का मतलब समझो, जैसे सिंगल सेल का मतलब होता है एक सिंपल छोटा सा फंक्शन है जिसके अंदर सारी चीज़ें वही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन की बॉडी, वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब समझो क्या होता है। पहले तो सेल का मतलब समझो, हमारी जो बॉडी है ना वो बनी है ऑर्गन से, राइट। ब्रेन है, आइज है, लंग्स है, हार्ट है, सारे ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, किससे? टिश्यू से, और टिश्यू बनता है सेल से। तो जो हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, वो क्या है? सेल। सेल बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनी है हमारी बॉडी। तो टिश्यू सबसे छोटा यूनिट है, सॉरी सेल सबसे छोटा यूनिट है जो काम कर रहा है। अगर सेल काम करेगा तो टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तो ऑर्गन काम करेगा, और ऑर्गन काम करेगा तो पूरी बॉडी काम करेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये है, लेकिन सेल का मतलब सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट। अब समझो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल है, सबसे छोटा यूनिट है, वही सारे काम परफॉर्म कर रहा है। एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल मिलकर बने हुए, सच एज एल्गी, फंगी, ये मल्टी सेलुलर है। एल्गे और फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर बने हुए। और जो बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, कुछ एल्गी भी, वो यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर तरीके का इन्वायरमेंट, चाहे वो कोल्ड हो, आइस कोल्ड हो, हॉट हो, स्प्रिंग्स हो, डिजर्ट हो, मार्शी लैंड्स हो, हर तरीके के इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ रहते हैं वो। अरे बात समझ में? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ठंड में रहेगा, जैसे लोग बोल रहे थे कोरोना वायरस में गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा कोरोना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि गर्मी में और केस बढ़ गए थे। फिर बोला नहीं ठंडी में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन ठंड में भी वैसा नहीं हुआ। तो जो वायरसेस वगैरह होते हैं या जो माइक्रोब्स होते हैं वो आइस कोल्ड में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं, डिजर्ट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, मार्शी लैंड्स में भी, और इनसाइड द एनिमल्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बॉडीज के अंदर भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स क्या पाए जाते हैं। आ रही है बात समझ में? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर, तो कुछ तो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ दूसरों पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मतलब दूसरों पे क्या है? डिपेंड है। आ रही है बात समझ में? तो ये समझ गए कहाँ रहते हैं माइक्रोब्स, वेयर डू माइक्रोब्स लीव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तो कुछ तो हमारे फायदे के लिए, दे आर फ्रेंडली फॉर अस, और कुछ हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ तो बेनिफिशियल है, कुछ अलग अलग, और कुछ हार्मफुल है जो डिसीज कोज करते हैं। जो फ्रेंडली है वो हमारे काम आएंगे, उनका हम यूज़ करेंगे, उनसे फ़ायदा है ना, उनसे हमारे को बहुत सारे एडवांटेज है, हमारे को बेनिफिट है। और कुछ हमारे को क्या है? हार्मफुल है, मीन्स वो क्या करेंगे? कोज करेंगे डिसीज़। तो आप समझते हैं पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली है, मतलब बेनिफिशियल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड को प्रिपेयर, कर्ड पता है, सबको पता है, घर में यूज़ करते हैं खाने पीने में, दही, ब्रेड, केक, इन सबको बनाने में हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो जब हमारे को दही बनाने में, ब्रेड बनाने, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे फायदे के नहीं है ना, बेनिफिशियल है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे हम काफी टाइम पहले, किसका प्रोडक्शन करने में? अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी उनका रोल है। जैसे जो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है, यानी जो डिकम्पोज हो सकता है, उसको डिकम्पोज कौन करेगा? यही करेंगे बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी क्या है? इनका रोल है। अभी आगे उस चीज़ को समझेंगे। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रूट्स, एनिमल, प्लांट्स, इनका या कह लो इनका जो वेस्ट है, वो सारा जो वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और इन्वायरमेंट में मिल जाता है, और हमारे को पता नहीं चलता ये कहाँ गया। तो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? एक तरह से साफ हो जाता है। तो इसमें किसका रोल है? ये माइक्रोब्स का रोल है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, फैसेस हो गया, या ब्रोकन जो डाउन होता है इनटू हार्मलेस, जो भी जैसे कोई एनिमल है या कोई प्लांट का पार्ट है, फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, इनको जो डिकम्पोज करता है कौन करता है? माइक्रोब्स करता है। तो हार्मलेस सब्सटेंस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। तो अब आगे देखते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, बैक्टीरिया का यूज प्रिपरेशन जैसे मेडिसिन वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का। एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में यूज़ किया जाता है। जैसे एक बैक्टीरिया के बारे में आगे इस चैप्टर में डिटेल में दे रखा है, राइजोबियम। उस दिन मैंने आपको बताया भी था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया था। वो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो देखो कितने तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, अल्कोहल बनाने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, है ना। बहुत तरीके से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमारे लिए। देखो अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड कंटेन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें बैक्टीरिया है जो मेन है, जो कर्ड को फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, वो क्या है? लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, जो क्या करता है? कर्ड का बनना क्या करता है? उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है, ताकि जल्दी से जल्दी क्या बने? कर्ड बने। इट मल्टीप्लाइज, तो ये नाम याद रखना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है, और स्पेलिंग भी गलत नहीं करनी, नाम भी गलत नहीं करना। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, चीज़ बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। पिकल्स बनाने में, अचार, चीज़ और मैनी अदर फूड आइटम्स में भी क्या किया जाता है? बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अब जैसे रवा, सूजी, इडली बनाए, इडली भी फूल जाती है, भटूरा भी, उसमें भी क्या यूज़ किया जाता है इनका? तो रवा बनाने में सूजी का, ठीक है, इडली वगैरह, भटूरे वगैरह में भी, ताकि देख तो भटूरा फूल जाता है एकदम। बैक्टीरिया ईस्ट का हेल्पफुल है, ठीक है, डोसा बनाने में, डोसा बैटर बनाने में। अब देखो ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ईस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो ईस्ट क्या करता है? जब अपना नंबर बढ़ाता है ना, रिप्रोडक्शन करता है, तो रिप्रोडक्शन करते टाइम वो ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना, तो रिप्रोड्यूस रैपिडली, और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान। जब वो रेस्पिरेशन करता है ना, तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बबल्स वगैरह, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह में देखा आपने, बबल छोटे छोटे छेद से होते हैं, तो बबल की वजह से होता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल यूज़ पढ़ते हैं अब, तो याद रहेगा ईस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, और जब वो रेस्पिरेशन करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, वो क्या हो जाते हैं? थोड़े फूले फूले से हो जाता है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये ईस्ट की वजह से होता है, और ईस्ट भी क्या? एक बैक्टीरिया। इसी तरीके से लैक्टोबैसिलस जो कर्ड को फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और भटूरे वगैरह में, इन सब चीज़ों में, इडली में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल यूज़। अब देखो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, हमें पता है अल्कोहल कितने ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ करते हैं, देखो कमर्शियल यूज़ पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसका अल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड, या विनेगर भी कहते हैं एसिटिक एसिड को। तो विनेगर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड, इन तीनों के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, वो भी लार्ज स्केल पे।
क्योंकि इनका भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो उनका भी यूज़ क्या होगा, लार्ज स्केल पे होगा। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल, देखो ईस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। इसके लिए क्या होता है, ईस्ट को ग्रो किया जाता है। ईस्ट को किस पे ग्रो किया जाता है, नेचुरल शुगर पे। अब नेचुरल शुगर कहाँ से मिलेगी, जो बार्ले है, वीट है, राइस है, फ्रूट जूस क्रश कर देंगे ना, इनमें जो शुगर होती है वो होती है नेचुरल शुगर। ठीक है, हाँ बोलो। अगर फ्रूट जूस के जो जूस है हम अगर बॉईल कर लेंगे तो हो जाएगा। किसको, जूस को बॉईल करके देख लेना क्या होगा, मैंने तो नहीं किया। शुगर आएगी फिर वो वैसे ही सारा हो जाएगा, सूख जाएगा वो एकदम, वो बन जाएगा जैसे मैंगो का बनता नहीं क्या पल्प, उसको सुखा देते हैं, वैसा कुछ। जैसे कि मैंगो को रस निकाल लिया, उसको बॉईल कर लिया, तो उसके अंदर का सारा वाटर निकल गया, फिर वो रह गया मिठास उसका और वो पीलापन, फिर उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर पे। नेचुरल शुगर कहाँ मिलेगी, ग्रेन, बार्ले में, वीट में, राइस में, क्रस्ड फ्रूट जूस में। तो यहाँ पे ईस्ट को ग्रो किया जाएगा ताकि अल्कोहल और वाइन का क्या किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। स्मेल तो अल्कोहल की पता है, शुगर की तरह ही होती है, और वो कन्वर्ट कैसे होता है, ईस्ट के थ्रू होता है। जो नेचुरल शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में। किसकी हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे शुगर को किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। याद रखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर का किस में, अल्कोहल में। जब शुगर का कन्वर्जन किस में होता है, अल्कोहल में होता है। ये प्रोसेस है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको डिस्कवर किया किसने था, याद रखना 1857 में किया था, ये लुईस पैस्चर ने किया था ना इसको। ठीक है, 1857 में डिस्कवर किया था इस बंदे ने फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की डेफिनेशन जिसमें शुगर किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको इसने डिस्कवर किया था 1857 में। अब बात करते हैं मेडिसिनल यूज़। तो मेडिसिनल यूज़ समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपको पता है जब भी हम इल हो जाते हैं, जब हमें बीमार पड़ जाते हैं, whenever you fall ill the doctor may be give you some antibiotics टेबलेट देते हैं ना डॉक्टर हमारे को, कैप्सूल भी दे देते हैं, इंजेक्शन भी दे देते हैं। जैसे पेनिसिलिन दे दिया हमारे को, पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन वगैरह क्या है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन, ये जो मेडिसिन का जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी जो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है वो किसकी हेल्प से बनाई जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाई जा रही है। तो वेन एवर वी फॉल इल, तो डॉक्टर हमारे को कुछ एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स या कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देता है। और ये जो इनका जो सोर्स है, यानी इनके बनने का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल करते थे। अब इन मेडिसिन का काम क्या है, ये मेडिसिन करती है जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसको क्या करेगा, किल कर देगा या स्टॉप कर देगा उसकी ग्रोथ को। अब या तो वो किल हो जाए या तो वो स्टॉप हो जाए इन मेडिसिन एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, वो हमारी, हम एकदम ठीक हो जाएंगे, समझ रहे हो, इस वजह से। देखो, तो मेडिसिनल क्या है, मेडिसिन का क्या यूज़ है, किल कर देगा, स्टॉप कर देगा ग्रोथ किसकी, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे मेडिसिन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। जो हम टैबलेट वगैरह, कैप्सूल वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसका काम क्या है, या तो वो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग, जो डिसीज कॉज कर रहा है, उसको किल कर देना या फिर स्टॉप कर देना। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है ना, जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है या फंगी से प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया फंगी से प्रोड्यूस होती है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये 3 के नाम दे रखे हैं। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स है। इनको कहाँ से बनाया जाता है, ये जो 3 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, जो ये 3 टैबलेट के नाम बताए गए हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं कॉमनली नॉन, इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, बैक्टीरिया और फंगी से। तो देख रहे हो बैक्टीरिया और फंगी का कितना रोल है, वो हमारे को मेडिसिन बनाने में भी हेल्प मतलब मिल रही है उनसे। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इनको ग्रो करना। जो हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मेडिसिन बनेगी, अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, राइट। अगर वो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में होगा तो लार्ज क्वांटिटी में हम वो मेडिसिन बना पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, वो एंटीबायोटिक्स बना पाएंगे। तो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको बनाया जाता है एंटीबायोटिक्स को बाय ग्रोइंग। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम वो एंटीबायोटिक बनाएंगे, उसको ग्रो करना पड़ेगा ताकि क्योर कर सके हम वैरायटी ऑफ डिसीज।
एंटीबायोटिक्स को इवन मिक्स कर दिया जाता है लीव स्टॉक, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो दवाइयाँ होती है ना, जैसे मान लो मुर्गी फार्म है या और किसी जानवर का फार्म है, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है या लाइव स्टॉक है, तो वहाँ पे जो उनका फूड होता है ना, उन फूड के साथ हम क्या करते हैं, उन दवाइयों को मिला देते हैं, उन एंटीबायोटिक्स को मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको वो डिसीज़ वगैरह ना हो, फ्यूचर में भी ना हो, प्रेजेंट में भी ना हो। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं ताकि उनको इन्फेक्शन वगैरह से बचाया जा सके। देर आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिसीज, प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। आ रही है बात समझ में? अब वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन के बारे में पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा है वो भी समझाऊंगा। वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था आपको। वैक्सीन क्या होता है? बेसिकली वीक वायरस होता है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब वो वीक वायरस है, अब वायरस ही क्यों डाल रहे हैं भाई? अब वायरस, जब कोई भी वायरस आता है ना, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है। एंटीबॉडीज क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। अगर हमारी बॉडी उसको किल कर दे या उसको स्टॉप कर दे, तो हमारी बॉडी फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए क्या रहती है? रेडी रहती है कि अगेन अगर वो वायरस आता है तो हमारी बॉडी उसको देख लेगी। लेकिन अब हमारी बॉडी नहीं, उससे मान लो इतना ज़्यादा पावरफुल वायरस है कि अगर वो हमारी बॉडी में आ गया तो हम नहीं बच सकते, है ना, बहुत मुश्किल है बचना। तो ऐसे केस में किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। और वैक्सीन का काम क्या होता है? वही वायरस होता है लेकिन वो वीक होता है, उसको बेसिकली कूट पीट दिया जाता है, कमज़ोर होता है वो, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी में वायरस आ गया। अब वायरस है वो, लेकिन वीक है, वो है वही वाला वायरस, लेकिन क्या है? वो वीक है। टाइफाइड जब हो जाता है तो फिर जब वो इंजेक्शन जो लगते हैं उसमें क्या होता है? उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह होंगी, एंटीबॉडीज़ वगैरह होंगी। अब क्या है, जो वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी वो क्या था? वीक वायरस था। अब वीक वायरस है तो बॉडी जो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी तो बॉडी उसको किल कर देगी, उसको स्टॉप कर देगी। फ्यूचर में पता रहेगा कि भाई ऐसा वायरस है, ऐसे एक्ट करेगा, हमें ऐसे किल करना है। अब हमारी बॉडी जब एक बार एंटीबॉडीज़ बना लेगी तो वो हमेशा के लिए रह गया। तो अगर वो असली वाला यानी जो मजबूत वाला भी वायरस आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको देख लेगी। तो हम क्या हो जाएंगे? हमारे को टेंशन फ्री हो जाएगा कि मैंने वैक्सीन ले ली है, तो हमारे को कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वैक्सीन का ये काम होता है बेसिकली। अब यहाँ क्या लिखा है वो भी समझो। ये तो मैंने ऊपर से बता दिया रफली आपको, ठीक है, ताकि आपको एक दिमाग में हो जाए। फिर व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब, जो भी वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बता दिया मैंने आपको। तो वह ना डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करेगी हमारी बॉडी में, बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वायरस से क्या करेंगी? फाइट करेगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? उस वायरस जो हमारी बॉडी में जो इन्वेड किया है उस वायरस से क्या करना? फाइट करना। द बॉडी आल्सो रिमेंबर, और जब बॉडी एक बार उसको हरा देगी तो बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ है वो हमेशा याद रखेगी कि अगर फ्यूचर में कभी भी ये वायरस आया तो उसको इस तरीके से क्या करना है? किल करना है या उसको स्टॉप करना है। देखो ये वही बात लिखी है, द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। अगर वो दोबारा आया तो बॉडी को पता है। ध्यान से समझना। तो आगे देखते हैं, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा हेल्दी बॉडी में, तो हमारी बॉडी वो डेड है या वीक है, पहले से ही डेड है या वीक है, तो हमारी बॉडी फाइट करेगी, उसको किल कर देगी। और उसके लिए सूटेबल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया वो वीक या डेड वायरस या जो भी है, तो उसको इंजेक्ट तो कर दिया गया। अब वो वीक था, डेड था, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली। अब क्या है? वो हमेशा के लिए हमारी बॉडी में रहेंगी। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कोजिंग माइक्रोब। हमेशा के लिए हम बच गए। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। तो जो कोरोना वैक्सीन लगी थी वो इस तरीके से काम करती है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिसीज जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये जो डिसीज़ हैं जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे इनका नाम है कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको हम वैक्सीनेशन से क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो अगर इनके खिलाफ हमने वैक्सीनेशन करा रखी है तो हमारे को इनसे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से क्या है? प्रिपेयर है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर करते हैं वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कब? 1798 में।
किसकी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स की। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव गिवन इंजेक्शन। इंजेक्शन मिलते थे बचपन में ताकि कुछ डिसीज से हमारी बॉडी क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। आ रही है बात समझ में? तो कुछ इंजेक्शन हमें बचपन में मिलते थे। इट इज़ एसेंशियल, एसेंशियल है टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन। सारे बच्चों को डिसीज से बचाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन अवेलेबल है हॉस्पिटल में, आंगनवाड़ी में, है ना, और डिस्पेंसरी में हमारे को वैक्सीन मिल जाती है। टीवी पे भी हमने देखा पोलियो प्रोग्राम के बारे में, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे पोलियो की जो बूंदे होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दी जाती है ना, 2 ड्रॉप दी जाती है पोलियो की, वो क्या होता है, पोलियो की वैक्सीन होती है बेसिकली। और हर वैक्सीन को देने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ हमारे हाथ में लगती है, कुछ हम ओरली लेते हैं, इस तरीके से। देखो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, तो अब काफ़ी हद तक वो 99% तक क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया लगभग स्मॉल पॉक्स का। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला अगेंस्ट किसके, स्मॉल पॉक्स के, हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन ज़्यादातर पार्ट से। दीज डेज वैक्सीन आर मेड लार्ज स्केल पे, आज के टाइम पे लार्ज स्केल पे वैक्सीन बनाई जाती है। कोरोना वैक्सीन कितनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाई गई ताकि जो सारे ह्यूमंस हैं उनको टाइम पे दी जा सके और सबकी जान बचाई जा सके, तो प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। अब बात करते हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जैसे एक प्लांट है, तो वो प्लांट पहले ज़्यादा हाइट तक ग्रो नहीं होता था, ज़्यादा उस पर फ्रूट नहीं आते थे क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं हो पाते थे या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना या न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना, उसमें एक रोल किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी है। जैसे अर्थवॉर्म है, उसका भी तो अपना एक रोल है ना। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्स करके क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, अबाउट 78% नाइट्रोजन है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब नाइट्रोजन तो इतनी ज़्यादा है, आप कहोगे हवा में से जितनी मर्जी नाइट्रोजन ले लो, लेकिन जो प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। अब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनको चाहिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन ही चाहिए लेकिन वो कंपाउंड की फॉर्म में चाहिए जो सॉइल में मिक्स हो, है ना, नाइट्रोजनियस कंपाउंड चाहिए। तो अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यानी जो हवा में जो नाइट्रोजन है, उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। तो वो जो कन्वर्ट करेगा ना नाइट्रोजनियस कंपाउंड में, जो बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया है जो ये काम करेगा, क्या काम करेगा, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करेगा। तो एक बैक्टीरिया देखो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। प्लांट को जो चीज़ चाहिए वो कौन ला के दे रहा है उसको, एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करता है, जिसे प्लांट अब्जॉर्ब करता है ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके। आ रही है बात समझ में? तो कुछ बैक्टीरिया हैं वो एबल हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करना, ठीक है, ताकि सॉइल को इनरिच कर देते हैं और विद नाइट्रोजन सॉइल में आगे नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाती है, इससे फर्टिलिटी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दीज माइक्रोब्स कॉमनली कोल्ड, इनको नॉर्मली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, इनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना। अब बात करते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे, देखो एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन क्लीन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन बहुत सारे वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं होता, तो वो हम रीयूज, रिसाइकल, है ना, रिड्यूस करके कर सकते हैं। जैसे RRR आपने पढ़ा होगा ना, रिड्यूस, रीयूज, है ना, और रिड्यूस, रीयूज और क्या था, रिसाइकल। लेकिन यहाँ पे समझते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बोजो हैड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर। स्कूल का गार्डनर जो है, यानी स्कूल में जो गार्डन को संभालता है गार्डनर, वो क्या बना रहा है, मेन्योर बना रहा है। और पहले चैप्टर में हमने देखा मेन्योर कैसे बनता है, मेन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में भी डिफरेंस समझा। लेकिन जो गार्डनर है यहाँ पे वो क्या बना रहा है, मेन्योर बना रहा है अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। अब वो क्या कर रहे हैं, दे कलेक्ट, क्या कलेक्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के वेस्ट, जैसे लीव्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, या फिर स्टेम वगैरह हो गए, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, आसपास के घरों से, नियर बाय हाउसेज और गार्डन से। ये सब वो चीज़ें क्या करते हैं, स्टूडेंट सारे कलेक्ट करते हैं।
दे पुट देम इन अ पिट, एक पिट यानी छोटा सा बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें उसको डाल देते हैं। मीन फॉर, जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बना है बेसिकली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो जो गड्ढे में वो सारा जो वेस्ट डाला, फ्रूट्स वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो उस गड्ढे में डाला वो डिकम्पोज हो गया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो गया वो सारा वेस्ट? मेन्योर में कन्वर्ट हो गया। और बूझो एंड पहली वांट टू नो, कैसे ये हैपन हुआ? अब वो खुद से तो हैपन नहीं हुआ होगा, खुद से तो सारी चीजें नहीं हुई, तो ये कैसे हुई? बैक्टीरिया की हेल्प से। बैक्टीरिया ने क्या करा? उन सबको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मेन्योर में, क्योंकि वो डिकम्पोजेबल वेस्ट है। अब बात करते हैं, डी यू फाइंड एनी डिफरेंस टू पोर्ट्स? अच्छा ये हटाओ। तो जो प्लांट वेस्ट था हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेन्योर, तो जो प्लांट वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेन्योर में कन्वर्ट हो गया। बाय द एक्शन किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। जो न्यूट्रिएंट्स इसमें रिलीज होते हैं वो प्लांट्स क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट सॉइल के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू सॉइल में से क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम समझ आ गया आपको? तो यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डीकेइंग प्लांट्स के जैसे आपने देखा होगा डीकेइंग प्लांट्स है, कोई प्लांट है सड़ रहा है या फिर डीके हो रहा है। सम टाइम डेड एनिमल्स ग्राउंड पे हमें दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है? कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। प्लांट्स वेस्ट या फिर जो एनिमल है या फिर डेड एनिमल है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिकम्पोज करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट का जो वेस्ट होता है वो भी इसमें आ गया, और एनिमल है वो भी, और एनिमल का वेस्ट भी, डेड एनिमल। तो ये क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एनिमल्स को, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, और ये सिंपल सब्सटेंस जो है बेसिकली मैन्योर, ये प्लांट क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को, ताकि इन्वायरमेंट क्या हो जाए? क्लीन हो जाए। तो डिकम्पोज कर दिया माइक्रोब्स ने, और माइक्रोब्स ने डिकम्पोज कर दिया, उसके बाद क्या हो गया? इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। यहाँ तक समझ आया? चलो, वेरी गुड।